Hello beta, welcome to physics class and today we will going to discuss resolution of vectors and addition of vectors। तो बेटा लास्ट टू वीडियोस में हमने बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया। तो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड ग्राफिकल एडिशन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर आपको लास्ट वीडियोस प्रॉपर वे से देखनी है तो आपको मेरा चैनल YouTube पे सब्सक्राइब करना है और वहां पर आपको सीक्वेंस में सारी वीडियोस मिलेंगी और आप उनको वन बाय वन प्रॉपर वे से देख सकते हो और उसके बाद आप वेक्टर्स को प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बेटा आज हम फोकस करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो आज हमारा टॉपिक है नंबर 1 टॉपिक है आज हमारा, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को अब हम रिजॉल्व करने वाले हैं, वेक्टर को अब हम ब्रेक करने वाले हैं इनटू 2 और 3 कंपोनेंट्स। तो वेक्टर को अगर हम 2 और 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे देन दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस in which a vector divides into 2 or 3 small vectors is known as resolution of vector, तो बेटा ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम किसी वेक्टर को ब्रेक करेंगे 2 और 3 वेक्टर्स में, जब हम किसी वेक्टर को ब्रेक करेंगे 2 और 3 स्मॉलर वेक्टर्स में, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमें सिंपली क्या करना है? हमें सिंपली एक वेक्टर को 2 और 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। हमें वेक्टर को 2 और 3 स्मॉलर वेक्टर्स में ब्रेक करना है। इसका मीनिंग अगर मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप चेक करके बताओ यहां पर वेक्टर आर को आपने 2 स्मॉलर वेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। इसका मीनिंग वेक्टर ए किसका कंपोनेंट है? वेक्टर आर का कंपोनेंट है। ऐसे ही वेक्टर बी किसका कंपोनेंट है? वेक्टर आर का नंबर 2 कंपोनेंट है। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे? दैट इज वेक्टर ए एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, ऐसे ही वेक्टर बी एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। तो ए और बी आपके ये 2 वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर आपके आर से स्मॉलर हैं। इसका मीनिंग हमने आर वेक्टर को 2 स्मॉलर वेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो आर आपका अब इन 2 स्मॉलर वेक्टर्स में डिवाइड हो चुका है। इसका मीनिंग आर किसके इक्वल है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मीनिंग आर को हम यहां पर 2 स्मॉलर वेक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बेटा अब हम सबसे पहले एक वेक्टर को 2 डायमेंशनल फ्रेम में, अब हम एक वेक्टर को 2 डायमेंशनल फ्रेम में पहले एज्यूम करेंगे और फिर उसको ब्रेक करेंगे इनटू 2 स्मॉलर वेक्टर्स। तो अब चेक करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, दैट इज वेक्टर आर। अब ये वेक्टर आपका किस प्लेन में है? इट इज एन एक्स वाई प्लेन। अब ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस? दैट इज थीटा। अब ये वेक्टर कहां से कहां तक है? ओ से लेकर ए पॉइंट तक। तो हम वेक्टर आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ओ ए वेक्टर। तो अगर ए पॉइंट पे
कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ए पॉइंट पे आप हो तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? दैट इज ओ ए वेक्टर, दैट इज ओ ए वेक्टर। ए मैन is at a point, now OA vector is known as position vector of this man। तो अगर आप यहां खड़े हो तो आपकी पोजीशन को अगर हम ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे दैट लाइन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ योर बॉडी। तो अब हमें वेक्टर R मिल चुका है। अब हमें वेक्टर R को टू स्मॉलर वेक्टर्स में डिवाइड करके देखना है। अब वेक्टर R के बेटा टू स्मॉलर वेक्टर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, A पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर। तो सबसे पहले हमने A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस के ऊपर। इसी टाइप से मैंने A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसके ऊपर? y एक्सिस के ऊपर। तो ये आपका परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? y के ऊपर, और ये आपका परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? दैट इज x एक्सिस के ऊपर। अब चेक करके बताओ कि जो वेक्टर R है, जो वेक्टर R है वो ना तो प्रॉपर x के अलोंग है ना प्रॉपर y के अलोंग है। ये ना तो प्रॉपर x के अलोंग है ना प्रॉपर y के अलोंग है। ये वेक्टर R बेटा किसके बीच में है? बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y। तो बेटा इसी टाइप से अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है R जो किसके इक्वल है? 3i कैप प्लस 4j कैप। अब चेक करके बताओ, यहां पर वेक्टर R के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट कौन सा है? 3i कैप, और दूसरा कंपोनेंट क्या है? 4j कैप। तो मैंने क्या एज्यूम किया है? वेक्टर R किसके इक्वल है? 3i कैप प्लस 4j कैप। ये 3i कैप किसका रोल प्ले करेगा? वेक्टर A का। और 4j कैप किसका रोल प्ले करेगा? वेक्टर B का। तो अब चेक कर लो कि वेक्टर R के दो पार्ट है, वेक्टर R के दो कंपोनेंट है, 3i कैप एंड 4j कैप। 3i कैप का मीनिंग क्या है कि वेक्टर R, अगर ये वेक्टर R है तो वेक्टर R आपका एक कंपोनेंट कैरी कर रहा है 3i कैप, और दूसरा कंपोनेंट कैरी कर रहा है 4j कैप, और दूसरा कंपोनेंट कैरी कर रहा है 4j कैप। अब चेक कर सकते हो आप, जो वेक्टर R है उसका एक कंपोनेंट क्या है? 3i कैप, दूसरा कंपोनेंट क्या है? 4j कैप। तो इसका मीनिंग वेक्टर R आपने कैसे ड्रॉ किया? आपने x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना लिया है? 1 2 3, इट इज 3 मीटर। आपने वेक्टर R कैसे ड्रॉ किया? आपने डिस्टेंस कितना लिया है? x एक्सिस के ऊपर 3 मीटर, और ऑन y एक्सिस व्हाट वी हैव टेकन? वी हैव टेकन 4 मीटर। 1 2 3 4, तो ये आपका है 4 मीटर। तो इस पॉइंट पे हमें दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, 3 मीटर एंड 4 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। अब चेक करो आप इस वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? वेक्टर R इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर R इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मीनिंग अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा तो ये मेरा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब हाइपोटेन्यूज आपका वेक्टर फॉर्म में किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इन वेक्टर फॉर्म, सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इन वेक्टर फॉर्म। तो आप चेक कर सकते हो कि यहां पर वेक्टर R के बेटा दो कंपोनेंट हैं, इसके दो पार्ट हैं। नंबर 1 पार्ट क्या है? 3i कैप, नंबर 2 पार्ट क्या है? 4j कैप। तो हमने वेक्टर R को टू स्मॉलर वेक्टर्स में डिवाइड किया है, दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ये 3i कैप है, ये 4j कैप है। तो बेटा इसी टाइप से हमें अब वेक्टर R को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब चेक करो, जो वेक्टर R के टू पार्ट्स यहां आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? एक तो आपका RX वेक्टर आएगा, और एक आएगा आपका RY वेक्टर। इसका मीनिंग वेक्टर R अलोंग x एक्सिस, वेक्टर R अलोंग y एक्सिस, वेक्टर R अलोंग y एक्सिस एंड वेक्टर R अलोंग x एक्सिस। तो बेटा अब वेक्टर R के दो कंपोनेंट आएंगे, दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? वेक्टर R अलोंग x एक्सिस एंड वेक्टर R अलोंग y एक्सिस। तो अब आपको RX वेक्टर और RY वेक्टर दो कंपोनेंट मिलेंगे वेक्टर R के। आप चेक कर सकते हो कि वेक्टर R x एक्सिस पे
एक कंपोनेंट बनाएगा दैट इज आर एक्स वेक्टर, वेक्टर आर आपका y पे एक कंपोनेंट बनाएगा दैट इज आर वाई वेक्टर। तो अब चेक करते हैं, वेक्टर आर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, आर एक्स प्लस आर वाई। तो वेक्टर आर को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था r इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे ही हमने यहां लिखा वेक्टर r किसके इक्वल है, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। अब चेक करके बताओ कि वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई यहां पर एक रेक्टेंगल बना रहे नहीं बना रहे हैं, आप चेक कर लो। जिन कंपोनेंट से रेक्टेंगल बनेगी तो उन कंपोनेंट्स का नेम क्या होगा, दीज टू कंपोनेंट्स आर नॉन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से रेक्टेंगल बनेगी, देन दीज कंपोनेंट्स आर नॉन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो अब चेक कर लो कि जो आपका आर एक्स कंपोनेंट है, जो आपका आर वाई कंपोनेंट है, किसका, वेक्टर आर का, ये दोनों पार्ट किसके हैं, वेक्टर आर के पार्ट हैं। ये दोनों पार्ट आपके रेक्टेंगल के अंदर 2 एडजेसेंट साइड्स के अलोंग अप्लाई हैं। चेक कर सकते हो, ये वेक्टर आर एक्स और वेक्टर आर वाई आपके रेक्टेंगल की 2 एडजेसेंट साइड्स के अलोंग लाई कर रहे हैं। ये दोनों कहां लाई कर रहे हैं, अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो जब वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको रेक्टेंगल के अंदर मिलेंगे, जब वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको रेक्टेंगल के अंदर मिलेंगे और दोनों कंपोनेंट कहां होंगे, अलोंग 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, देन these two components are known as rectangular components of vector R, rectangular components of vector R। तो अब ये क्लियर हो गया बेटा कि Rx and Ry are existing along 2 adjacent sides of rectangle, then these two are known as rectangular कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो बेटा आर एक्स और आर वाई दोनों कंपोनेंट आर के कहां लाई कर रहे हैं, अलोंग टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ये दोनों साइड रेक्टेंगल की कैसी हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये दोनों साइड अगर आपकी रेक्टेंगल की हैं तो ये दोनों कंपोनेंट आपके किस नेम से फेमस होंगे, दीज टू कंपोनेंट्स आर नॉन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर आपका रेक्टेंगल के अंदर है और ये दोनों कंपोनेंट्स आपके रेक्टेंगल की 2 साइड्स के अलोंग आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों कंपोनेंट आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नेम से फेमस होंगे। तो अब हमें आर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल चुके हैं। अब चेक करो, यहां पर 3i कैप और 4j कैप, यहां पर 3i कैप और 4j कैप आपके ये दोनों कंपोनेंट वेक्टर आर के हैं। अब ये 3i कैप और 4j कैप ये दोनों आपके वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। ये दोनों आपके वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। कैसे मालूम चला आपको कि अगर मैं आर को ड्रॉ करूंगा किसमें, 2 डायमेंशनल फ्रेम में, तो आर आपका कहां ड्रॉ होगा, एक्स और वाई प्लेन में ड्रॉ होगा। अब वेक्टर आर किससे मिलके बना है, 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो आप चेक कर सकते हैं, हमने इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज्यूम किया है, कर रखा है। सो हम इसको क्या लेंगे, 3 मीटर, इसको क्या लेंगे, 4 मीटर। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहां पर
जो डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट आपका वाई के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर। तो अब चेक करो, अगर 3 मीटर यहां लाई कर रहा है, अगर यहां पर आपका 3i कैप है और यहां पर आपका 4j कैप है, तो 3i कैप 4j कैप रेक्टेंगल की 2 एडजेसेंट साइड्स के अलोंग लाई कर रहे हैं दोनों। तो इसका मीनिंग 3i कैप 4j कैप ये दोनों आपके वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। दीज टू आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि किसी भी वेक्टर को अगर हम ऐसे लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों आपके वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस आएंगे, और ये दोनों आपके 2 डायमेंशनल फ्रेम में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नेम से फेमस होंगे। These two are rectangular components of vector r। तो अब हमें यहाँ पर rx और ry फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर rx और ry फाइंड आउट करना है। तो बेटा चेक करते हैं कि rx की वैल्यू क्या आएगी, ry की वैल्यू क्या आएगी। अभी चेक करते हैं कि rx की वैल्यू क्या आएगी और ry की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने फिगर ऐसे बनाया है, दिस इज वेक्टर r, दिस इज वेक्टर r, a point। Now this angle we have taken theta। Now this is rx vector and this is ry vector। तो ये rx वेक्टर है, ये ry वेक्टर है, ये rx वेक्टर है और ये है ry वेक्टर। तो अब हमें rx और ry की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सी ट्रायंगल लोगे, OAB ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल OAB साइन थीटा बोलो बेटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका y है अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका y है और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका r है। अब y भी किसके इक्वल होगा, y इक्वल टू ry, y इक्वल टू ry अपॉन r। चेक कर सकते हो ये y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू ry। तो बेटा मैंने क्या लिखा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ये लेंथ। अब ये लेंथ किसके इक्वल आएगी, ry के इक्वल आएगी। ry का मीनिंग क्या है, दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। तो ry को मैंने विदाउट एरो लिया है, तो ry किसका मैग्नीट्यूड है, ry आपका ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, लेंथ होती है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ। तो हम लिख सकते हैं यहां पर अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेंथ। तो हम मैग्नीट्यूड का मीनिंग यहां क्या लेंगे, लेंथ। हमें ये लेंथ निकालनी है, लेंथ किसके इक्वल है, ry के इक्वल है, तो हमने ry लिखा। नाउ ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज को हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो एरो हम नहीं लगाएंगे, विदाउट एरो आएगा। तो अब चेक करो ry किसके इक्वल आ रहा है, ry इज इक्वल टू r sin थीटा, इट इज इक्वल टू r sin थीटा। इसी टाइप से बेटा यहां पर ट्रायंगल में cos थीटा लगाओ, बोलो cos थीटा क्या आएगा। अगर हम इसी ट्रायंगल में cos थीटा लगाते हैं तो cos थीटा चेक करते हैं क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा rx, हाइपोटेन्यूज हमारा r है, तो rx की वैल्यू बोलो क्या आएगी, इट इज r cos थीटा, इट इज r cos थीटा। अब हमारे पास वेक्टर r के, हमें वेक्टर r के दो कंपोनेंट निकालने थे, दोनों कंपोनेंट हमारे पास आ चुके हैं। एक कंपोनेंट क्या है हमारा r sin थीटा और एक कंपोनेंट क्या है हमारा r cos थीटा। तो अब चेक करके बताओ बेटा कि rx किसके इक्वल आ रहा है, rx इज इक्वल टू r cos थीटा। r cos थीटा rx का मैग्नीट्यूड है, यहां चेक कर सकते हो आप। rx का मीनिंग विदाउट एरो है यहां पर, rx
दैट इज वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पर ये वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है, यहां कोई एरो नहीं है, तो इसका मीनिंग आर एक्स का मीनिंग क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर एक्स वेक्टर। आर वाई का मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वाई वेक्टर। तो विदाउट एरो अगर हम सिंपली आर एक्स लिखेंगे, हम सिंपली आर वाई लिखेंगे, तो इनका मीनिंग क्या है? दीज आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एक्स एंड आर वाई। तो आर एक्स का मैग्नीट्यूड आपका आर कॉस थीटा आ गया। अब बोलो आर एक्स आपका कौन सी डायरेक्शन कैरी करेगा? आर एक्स आपका कौन सी डायरेक्शन कैरी करेगा? प्लस आई कैप या माइनस आई कैप? आर एक्स कहां जा रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी बेटा आई कैप, इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप। अब इसी टाइप से बताओ आर वाई, इसी टाइप से बताओ आर वाई। आर वाई का मीनिंग क्या आ रहा है बेटा? आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसकी बोलो डायरेक्शन क्या लगाओगे? आर वाई किसके अलोंग है? प्लस जे कैप, डायरेक्शन क्या लगेगी? प्लस जे कैप। तो आर कोस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। इसका मीनिंग वेक्टर आर अब किसके इक्वल आ रहा है? वेक्टर आर इज इक्वल टू आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आप चेक कर सकते हो वेक्टर आर के बेटा दो कंपोनेंट आ चुके हैं, वेक्टर आर के दो कंपोनेंट आ चुके हैं, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। नाउ वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। तो हमने वेक्टर आर को रिजॉल्व कर दिया, हमने वेक्टर आर को टू डायमेंशनल फ्रेम में ब्रेक कर दिया। हमने वेक्टर आर को डिवाइड किया किसमें? टू पार्ट्स में इन टू डायमेंशनल फ्रेम। तो वेक्टर आर के बेटा दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर वन पार्ट क्या है? आर कॉस थीटा आई कैप। नंबर टू पार्ट क्या है? आर साइन थीटा जे कैप। तो यहां पर हमने वेक्टर आर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज आर कॉस थीटा आई कैप, अदर इज आर साइन थीटा जे कैप। तो बेटा इस टाइप से हम टू डायमेंशनल फ्रेम में एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप चेक करके बताओ वेक्टर आर के आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से आए? आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। अब इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है? क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आपके रेक्टेंगल की टू एडजेसेंट साइड्स के अलोंग लाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग दोनों का मीनिंग क्या होगा? दीज टू आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो इन दोनों कंपोनेंट्स की हेल्प से रेक्टेंगल आपकी पूरी होती है। तो ये दोनों वेक्टर आपके और वेक्टर आर आपका रेक्टेंगल को बना रहा है। सो दीज टू कंपोनेंट्स आर नॉन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो ये आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वेक्टर आर के। तो बेटा हम 3D के अंदर भी इसी टाइप से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने टू डायमेंशनल फ्रेम में वेक्टर को डिवाइड कर दिया इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई वेक्टर ऐसे गिवन हो, वेक्टर आर इक्वल टू 4i कैप प्लस 10j कैप, वेक्टर आर इक्वल टू 4i कैप प्लस 10j कैप। तो ये बताओ अब इस वेक्टर आर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 4i कैप एंड 10j कैप। तो ये वेक्टर आर आपका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ऐड करने से बना है। वो दोनों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 4i कैप प्लस 10j कैप। 4i कैप यहां आएगा, तो इसका मीनिंग जो आपका आर एक्स है वो किसके इक्वल है? आर एक्स इक्वल टू 4i कैप। और ये जो 10j कैप है किसके इक्वल? इट इज आर वाई वेक्टर, इट इज आर वाई वेक्टर। तो आर वाई किसके इक्वल है? 10j कैप। आर एक्स किसके इक्वल है? 4i कैप। तो आर वाई वेक्टर आपका 10j कैप, आर एक्स वेक्टर आपका 4i कैप। और वेक्टर आर किसके इक्वल है? वेक्टर आर इक्वल टू 4i कैप प्लस 10j कैप। तो बेटा इस टाइप से हम वेक्टर को ब्रेक करते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
तो बेटा अब अगला टॉपिक है हमारा कि हम पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड से कैसे ऐड करते हैं। तो अब अगला टॉपिक है हम पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ग्राफिकल मेथड से कैसे ऐड करते हैं। चेक कर लेते हैं बेटा कैसे ऐड करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो अगले टॉपिक में बेटा हम क्या करने वाले हैं, अगला टॉपिक है ग्राफिकल एडिशन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो बेटा ये टू वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है, पैरेलल, और इनका मीनिंग है एंटी पैरेलल, इनका मीनिंग है एंटी पैरेलल। तो अब हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर्स हैं A एंड B, और हमें क्या परफॉर्म करना है, A प्लस B। हमें A में किसको ऐड करना है, B को। हमें A में किसको ऐड करना है, B को। हमें A प्लस B परफॉर्म करना है। फर्स्ट वेक्टर हमारा A, इसके अंदर किसको ऐड होना है, इसके अंदर B को ऐड होना है। तो अब चेक करो, जो आपका B वेक्टर है वो किसके आगे आएगा, वो वेक्टर A के आगे आएगा। B वेक्टर किसके आगे आएगा, वेक्टर A के आगे आएगा। तो पहले B वेक्टर को वेक्टर A के आगे कैसे लेके आओगे, तो B वेक्टर को पहले पैरेलल आगे डिस्प्लेस करोगे, B वेक्टर को पहले पैरेलल आगे डिस्प्लेस करोगे। तो आपको मालूम है वेक्टर को आप उसी के पैरेलल आगे पीछे ऊपर नीचे डिस्प्लेस कर सकते हो, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वेक्टर बी को मैंने उसी के आगे डिस्प्लेस कर दिया, तो वेक्टर बी आपका अब आगे आ चुका है। वेक्टर बी को अब हमें ऊपर लेके आना है, हमें वेक्टर बी को ऊपर लेके आना है ताकि वेक्टर बी की जो टेल है, वो वेक्टर ए के हेड पे आ जाए। तो जब बी वेक्टर आपका अपने पैरेलल ऊपर डिस्प्लेस होगा तो ये बिल्कुल वेक्टर ए के आगे आ जाएगा। चेक करो, ये वेक्टर ए का हेड है और ये वेक्टर बी की टेल है। तो अब चेक करो, वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी की टेल दोनों आपकी यहां इस पॉइंट पे टच हो चुकी हैं। तो अब वेक्टर बी आपका वेक्टर ए में ऐड हो सकता है। तो अब हम फाइनल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो आपकी लाइन फाइनल ड्रॉ हुई है इसमें ये आपका टेल है और ये हेड है। अब ये कंप्लीट एरो, ये कंप्लीट लाइन विद डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, A प्लस B के इक्वल होगी। तो अगर हमें दो पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के आगे लेके आना है। तो दूसरा वेक्टर आपका पहले वाले वेक्टर का जो हेड होगा, वो हेड दूसरे वेक्टर की टेल से टच होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें क्या करना है, अगर हम दो पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक वेक्टर को फिक्स रखना है और दूसरे वेक्टर को उसके हेड के आगे लेके आना है, दूसरे वेक्टर को उसके हेड के आगे लेके आना है। तो अब यहां पर हमने किसको फिक्स रखा, हमने ए को फिक्स कर दिया, ए हमारा फिक्स है। हमने किसको मूव किया, हमने बी को मूव किया। बी को कैसे मूव किया, पहले बी को आगे लेके आए हम, फिर बी को ऊपर लेके आए, और दोनों डिस्प्लेसमेंट आपकी बी से पैरेलल होंगी, दोनों डिस्प्लेसमेंट आपकी बी से पैरेलल होंगी। तो पहले बी को हमने आगे डिस्प्लेस किया पैरेलल टू वेक्टर बी, फिर ऊपर डिस्प्लेस किया अगेन पैरेलल टू वेक्टर बी। फिर क्या हुआ कि बी की जो टेल है वो ए के हेड से टच हो रही है। तो अब ये टेक्निक आपकी एडिशन वाली टेक्निक है कि जिस वेक्टर को ऐड करना है उस वेक्टर की जो टेल होगी वो इनिशियल वेक्टर के हेड से टच होनी चाहिए, इनिशियल वेक्टर के हेड से टच होनी चाहिए। तो ये वेक्टर आपका फिक्स है, तो फिक्स वेक्टर का जो हेड होगा वो मूवेबल वेक्टर की टेल से टच होना चाहिए, वो मूवेबल वेक्टर की टेल से टच होना चाहिए। अब चेक करके बताओ, ए अगर फिक्स तो यहां मूवेबल कौन सा था, मूवेबल वेक्टर आपका बी है। तो बी को हमने मूव किया, सो इट इज मूवेबल वेक्टर।
ए वेक्टर आपका फिक्स है, बी आपका मूवेबल है, तो इस टाइप से हम ए के अंदर बी को ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से बेटा हम ए के अंदर बी को ऐड कर सकते हैं। तो हमें ये मालूम चल गया कि अब किसको किसकी गाड़ी में बैठना है, बी को ए की गाड़ी में बैठना है। ए तो फिक्स है, तो बी को ए की गाड़ी में बैठना है। तो कैसे बैठेगा बी ए की गाड़ी में, कि बी की जो टेल होगी वो ए के हेड से टच होगी, जो बी की टेल होगी वो ए के हेड से टच होगी, और फिर ओवरऑल वेक्टर आपका ड्रॉ होगा, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आपको ये मालूम है कि किसी भी वेक्टर के अंदर एक टेल होगा और एक ही हेड होगा। तो अब यहाँ पर एक टेल है, फिर एक टेल और आ जाएगी, यहाँ हेड है, फिर एक हेड और आ जाएगा। तो हमें एक वेक्टर के अंदर एक टेल मिलेगी, एक हेड मिलेगा। तो हम इसको ओवरऑल ड्रॉ कैसे करेंगे कि हमें एक टेल मिलेगी, एक हेड मिलेगा। किसी भी एक वेक्टर के अंदर, किसी भी एक वेक्टर के अंदर आपको दो टेल या दो हेड नहीं मिलेंगे। तो अब ये जो वेक्टर है आपका, ये सिंगल, ये जो वेक्टर है आपका, ये वेक्टर आपका किसका कॉम्बिनेशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो इस कॉम्बिनेशन को हम सिंगल वेक्टर में ड्रॉ करेंगे। और सिंगल वेक्टर का नेम क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। नाउ इट इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो आर वेक्टर किसका कॉम्बिनेशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। सो दिस आर वेक्टर इज हैविंग सिंगल टेल एंड सिंगल हेड। तो हमेशा कोई भी वेक्टर होगा तो उसका एक टेल होगा और एक हेड होगा, ठीक है। तो एक वेक्टर के पास मल्टीपल टेल या मल्टीपल हेड नहीं हो सकते। तो एक टेल होगा तो एक हेड होगा। तो उसी टाइप से मैंने a प्लस बी परफॉर्म किया, और फिर मैंने ओवरऑल वेक्टर जब ड्रॉ किया तो ओवरऑल वेक्टर के अंदर आपको एक टेल मिलेगी और एक हेड मिलेगा। तो ये बेटा आप ध्यान रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक वेक्टर के अंदर एक टेल होगी और एक हेड होगा। तो आप चेक करते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमने दो पॉजिटिव वेक्टर्स को ऐड किया। अब हमारे पास एक वेक्टर कैसा होगा पॉजिटिव, दूसरा वेक्टर कैसा होगा नेगेटिव। अभी चेक करते हैं, एक वेक्टर कैसा होगा पॉजिटिव और दूसरा वेक्टर कैसा होगा नेगेटिव। तो हमारे पास एक वेक्टर कैसा है ए और दूसरा वेक्टर कैसा है माइनस बी। बेटा माइनस बी का मीनिंग, ये बी कहां पर है, बी आपका वेस्ट में है, और ए कहां पर है, ए आपका ईस्ट में है। ए ईस्ट में है, बी आपका वेस्ट में है। तो हमें अब क्या परफॉर्म करना है, हमें परफॉर्म करना है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए में किसको ऐड करना है, वेक्टर ए में माइनस बी को ऐड करना है। तो बेटा अब वेक्टर ए आपका फिक्स होगा, वेक्टर ए को बेटा फिक्स कर दो। अब माइनस बी आपका किसके अंदर आएगा, वेक्टर ए के अंदर आएगा। तो माइनस बी वेक्टर आपका मूवेबल होगा, तो माइनस बी वेक्टर आपका मूवेबल होगा। माइनस बी को मूव करना है और किसके अंदर आना है, वेक्टर ए के अंदर आना है। अब किसको किसकी गाड़ी में बैठना है, माइनस बी को वेक्टर ए की गाड़ी में बैठना है, माइनस बी को वेक्टर ए की कार में बैठना है। अब चेक करते हैं यहां पर माइनस बी आपका कैसे आएगा वेक्टर ए के अंदर। माइनस बी को उसी के पैरेलल ऊपर डिस्प्लेस कर दो। तो अब हमें माइनस बी कहां मिलेगा, वेक्टर ए के अंदर मिलेगा, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए से अपोजिट होगी, उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए से अपोजिट होगी। अब चेक करो, जितने पोर्शन में माइनस बी आएगा उतने पोर्शन का वेक्टर ए आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना पोर्शन माइनस बी कैरी करेगा उतने ही पोर्शन वाला ए वेक्टर आपका माइनस बी वेक्टर आने से कैंसल हो जाएगा। तो आपको मालूम है जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर आपके ऐड होते हैं, नेट आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो चेक करो, यहाँ माइनस बी वेक्टर है और इसी लाइन के ऊपर जिस लाइन पे माइनस बी वेक्टर है उसी लाइन पे आपको वेक्टर ए का कुछ पार्ट मिलेगा, और वो पार्ट मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होगा, वो मैग्नीट्यूड में माइनस बी के इक्वल होगा। इसका मीनिंग माइनस बी ने जितना मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है वेक्टर ए के ऊपर, उतने ही मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर ए आपका बी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग उतने ही पार्ट वाला वेक्टर ए आपका, उतने ही पार्ट वाला वेक्टर ए आपका यहां से माइनस बी के साथ ऐड होने के बाद कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी के साथ ऐड होने के बाद कैंसिल हो जाएगा। इसका मीनिंग ये जो पार्ट है वेक्टर ए का, ये पार्ट आपका माइनस बी के साथ ऐड होने से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें रिमेनिंग
वेक्टर क्या मिलेगा हमें, रिमेनिंग वेक्टर ये मिलेगा, ये टेल होगा और ये हेड होगा, और ये वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अब चेक करो बेटा, ए की लाइन पे अगर दो वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस लाइन पे चेक करो, एक तो वेक्टर माइनस बी है और इसी लाइन पे हमें वेक्टर ए का कुछ पार्ट मिल रहा है, वो किसके अलोंग है, वो ईस्ट के अलोंग है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें नेट आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और जो क्या होगा वो आपका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से कम आएगा, वो आपका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से कम आएगा। तो जो आपका नेट वेक्टर आया है, चेक करो उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो लेंथ है, वो वेक्टर ए से कम आई है। रीजन क्या है, वेक्टर ए में से कुछ मैग्नीट्यूड किसने खत्म कर दिया, कुछ मैग्नीट्यूड माइनस बी ने खत्म कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर ए का कुछ मैग्नीट्यूड किससे कैंसिल हुआ, माइनस बी वेक्टर से कैंसिल हुआ है। इसका मीनिंग अब हमें जो नेट वेक्टर मिलेगा उसमें हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड काफी कम मिलेगा। तो चेक कर सकते हो आप कि जो नेट वेक्टर आएगा, नेट वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब चेक करो वेक्टर आर की डायरेक्शन किसके अलोंग आएगी, वेक्टर आर की डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस बी वेक्टर तो आपका कैंसिल हो चुका है, तो डायरेक्शन किसकी बचेगी, डायरेक्शन आपकी वेक्टर ए की बचेगी। चेक करो अब, अगर वेक्टर ए आपका 10 न्यूटन है आई कैप के अलोंग और वेक्टर बी आपका 5 न्यूटन है अलोंग माइनस आई कैप, तो अब चेक करो, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो नेट आंसर क्या आएगा, वेक्टर आर इक्वल टू 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप, यूनिट क्या आएगी, न्यूटन। तो बेटा क्या आंसर आएगा, वेक्टर आर इक्वल टू 5 आई कैप न्यूटन, वेक्टर आर इक्वल टू 5 आई कैप न्यूटन। माइनस साइन किसके लिए, वेस्ट के लिए, और प्लस साइन किसके लिए, ईस्ट के लिए। अब चेक करो जो आपका आंसर आ रहा है, उस आंसर की चेक करो डायरेक्शन किसके अलोंग आ रही है, प्लस आई कैप के अलोंग आ रही है, माइनस आई कैप के अलोंग आ रही है। आपकी डायरेक्शन प्लस आई कैप के अलोंग आ रही है। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका नेट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग आएगी, उसकी डायरेक्शन आपकी वेक्टर ए के अलोंग आएगी, उसकी डायरेक्शन आपकी वेक्टर ए के अलोंग आएगी। तो वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वो ईस्ट के अलोंग होगी, जो वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी वो वेस्ट के अलोंग होगी। जब वेक्टर बी आपका वेक्टर ए में से माइनस होगा, तो जो नेट वेक्टर हमारे पास आएगा, नेट वेक्टर आपका ए की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो आप चेक कर सकते हो, वेक्टर ए हमारा 10 न्यूटन आई कैप है, वेक्टर बी हमारा 5 न्यूटन माइनस आई कैप है। तो ये वेस्ट में, ये ईस्ट में है। तो जब ये दोनों आपके ऐड होंगे तो नेट आंसर किसके अलोंग आएगा, नेट आंसर आपका जो बड़ा वेक्टर है उसके अलोंग आएगा। यहाँ पर चेक करो, बड़े वाला वेक्टर कौन सा है, 10 न्यूटन आई कैप। यहाँ पर बड़े वाला वेक्टर कौन सा है बेटा, 10 न्यूटन आई कैप। यस बेटा, तो ये अब क्लियर हो चुका है कि जो वेक्टर आपका ज्यादा मैग्नीट्यूड कैरी करेगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फाइनल डायरेक्शन उसी वेक्टर के अलोंग आएगी। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका है, ए वेक्टर का। किसकी लेंथ ज्यादा है, ए वेक्टर की। किसकी लेंथ कम है, माइनस बी वेक्टर की। तो फाइनल डायरेक्शन किसके अलोंग आएगी, अलोंग हैवी वेक्टर, अलोंग बिगर वेक्टर, अलोंग मोर मैग्नीट्यूड वेक्टर। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइनल एडिशन में आएगी। तो चेक कर सकते हो आप किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर ए का। तो फाइनल वैल्यू में डायरेक्शन किसकी आएगी, वेक्टर ए की ही आएगी। तो बेटा इस टाइप से हमने पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड किया। अब अगर वेक्टर आपके एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगे तो वहां पर हम वेक्टर्स को अब कैसे ऐड करेंगे, वो टेक्निक हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब अगर वेक्टर आपके एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होंगे, इंक्लाइंड का मीनिंग उनके बीच में एंगल क्या होगा, फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। सो अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल मोर देन 0 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा,
मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा, तो उस केस में वेक्टर आपके एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड नेचर शो करेंगे। तो वहां पर वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे वो तरीका हम फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा। तो नेक्स्ट अब हमारा एडिशन कैसा होगा, व्हेन वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल एंड वेक्टर्स आर नॉट एंटी पैरेलल। तो अब हम दो इंक्लाइंड वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं, दो इंक्लाइंड वेक्टर्स को ऐड करने वाले हैं। चेक करते हैं अब इंक्लाइंड वेक्टर्स को ऐड हम किस रूल से करेंगे, किस लॉ से करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 2 प्रॉपर लॉ है वेक्टर एडिशन के। नंबर 1 ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले बेटा हम चेक करते हैं कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रॉप नंबर 1 के थ्रू F1 फोर्स से अगर पुल कर रहा हूं और इसी सेम ऑब्जेक्ट को मैं रॉप नंबर 2 से, ये रॉप नंबर 2 है, और यहां से पुल कर रहा हूं by using force F2 and here we are using force F1। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को F1 फोर्स से रॉप नंबर 1 के थ्रू यहां से पुल करोगे, सेम इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप F2 फोर्स से रॉप नंबर 2 के अलोंग ऐसे पुल करोगे, तो ये ऑब्जेक्ट ना तो F1 के अलोंग चलेगा और ना ये ऑब्जेक्ट आपका F2 के अलोंग चलेगा। इसका मीनिंग अगर यहां आप खड़े हो और आप यहां से रॉप नंबर 1 को, आप रॉप नंबर 1 को यहां से पुल कर रहे हो और यहां आपका फ्रेंड है, ये रॉप नंबर 2 को पुल कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका ना तो आपकी तरफ आएगा ना आपकी फ्रेंड की तरफ आएगा। ये ऑब्जेक्ट आपका आप दोनों के बीच वाले स्पेस में कहीं भी चलेगा। इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट आपका ना तो F1 की डायरेक्शन को फॉलो करेगा ना F2 की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ये ऑब्जेक्ट आपका F1 F2 के बीच वाले स्पेस में मूव करेगा। ये ऑब्जेक्ट आपका F1 F2 के बीच वाले स्पेस में मूव करेगा। इसका मीनिंग अगर आप यहां प्रेजेंट नहीं हो, अगर रॉप 1 आपकी यहां प्रेजेंट नहीं है, फिर अगर आपका फ्रेंड रॉप नंबर 2 के थ्रू इस बॉडी को पुल करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट आपका F2 को फॉलो करेगा। अब अगर आपका फ्रेंड यहां प्रेजेंट नहीं है, तो अगर आप इसको पुल करोगे बाय रॉप नंबर 1, तो ये ऑब्जेक्ट आपका F1 की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन अगर आप दोनों प्रेजेंट हो, आप भी प्रेजेंट हो, आपका फ्रेंड भी प्रेजेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका ना तो F1 के अलोंग जाएगा ना F2 के अलोंग जाएगा। इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट आपका ना तो F1 के अलोंग जाएगा ना ये ऑब्जेक्ट आपका F2 के अलोंग जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आपका कहां जाएगा, स्पेस बिटवीन F1 एंड F2, स्पेस बिटवीन F1 एंड F2। तो बेटा इस टाइप से ये ऑब्जेक्ट आपका स्पेस बिटवीन F1 F2, स्पेस बिटवीन F1 F2 के बीच में चलेगा। इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट आपका अपना पाथ कहां सर्च करेगा, बिटवीन F1 एंड F2। तो ये ऑब्जेक्ट आपका F1 F2 के बीच वाले स्पेस में, इस बीच वाले स्पेस में अपना पाथ सर्च करेगा और इस स्पेस के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन F1 एंड F2 मूव करेगा। इसका मीनिंग ये ऑब्जेक्ट आपका F1 F2 के बीच वाले स्पेस में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मीनिंग इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स मिलेगा हमें, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमें नेट फोर्स मिलेगा वो कहां मिलेगा, स्पेस बिटवीन F1 एंड F2, स्पेस बिटवीन F1 एंड F2। अब चेक करो बेटा ये नेट फोर्स किस किस से मिलके बना है, ये नेट फोर्स आपका F1 और F2 से मिलके बना है। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। अब चेक करो F1 का हेड कहां है, F1 का हेड आपके पास है, F1 का जो हेड है वो आपके पास है, आपने F1 के हेड को होल्ड कर रखा है, और F1 की टेल का है, F1 की टेल इधर है। अब चेक करो F2 का हेड आगे है, आपके पास है हेड इसका F2 का, और F2 की टेल इधर है।
तो अब चेक करो, दोनों टेल आपकी O पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो जहां दो वेक्टर्स की टेल मीट करेंगी वहीं पर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बनेगा। तो ये एंगल होगा किसके बीच में, F1 F2 के बीच में। तो ये एंगल होगा किसके बीच में, F1 F2 के बीच में। नाउ दिस इज एंगल between F1 and F2. This is angle between F1 एंड F2। तो ये थीटा एंगल होगा बिटवीन F1 एंड F2। और F नेट का मीनिंग रिजल्टेंट